दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे। हम लोग म्यूचुअल फंड की सीरीज में अभी तक 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमने सीखा है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स किन किन टाइप्स के होते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो पिछला वीडियो था वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड था इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स देखे और हमने ये भी सीखा कि इसमें टैक्स आपको किस प्रकार से भरना होता है और टैक्स कैसे कैसे इसमें लगता है। आज का हमारा वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है डेट म्यूचुअल फंड्स पे। आज भी हम यही सीखेंगे कि डेट म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, कौन से इन्वेस्टर के लिए किस प्रकार का डेट म्यूचुअल फंड ज्यादा बेनिफिशियल है, एंड ऑल्सो टैक्सेशन ऑन डेट म्यूचुअल फंड, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन इक्विटी म्यूचुअल फंड से अलग होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आइए जल्दी से हमारे वीडियो को हम लोग जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में जो हमारा पैसा होता है वो म्यूचुअल फंड कंपनीज इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती। इक्विटी मार्केट की जगह ये जो पैसा है बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स या फिक्स्ड इंटरेस्ट और फिक्स्ड इनकम बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो इन जगहों पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और उससे जो म्यूचुअल फंड हाउस को इनकम होती है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो आइए देखते हैं कि 16 टाइप्स के डेट म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स। As I said, there are total 16 subtypes, so we'll take it one by one. The first is the overnight fund. Investment in overnight securities having maturity of 1 day. हाँ, तो इसमें ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिसकी मैच्योरिटी सिर्फ 1 दिन है। आज आपने इन्वेस्ट किया तो कल मैच्योर हो जाएगा, कल इन्वेस्ट किया तो परसों मैच्योर हो जाएगा। These are the fund with लिस्ट रिस्क। ये 1 दिन में मैच्योर हो जाती है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क है या क्रेडिट रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। इसके एग्जांपल है आपके SBI ओवरनाइट फंड एंड HDFC ओवरनाइट फंड। यहाँ पे एक चीज फिर से ध्यान देने वाली है, हम यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का या किसी स्पेसिफिक फंड का मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको कभी किसी फंड में इन्वेस्ट करने की इच्छा होती है तो आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस अपने हिसाब से चेक करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओवरनाइट फंड बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपने करंट अकाउंट में उनका पैसा पड़ा है और अभी कुछ दिनों तक उन्हें यूज़ नहीं करना है उस मनी को, तो वो ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, लेकिन ओवरनाइट फंड में दे कैन एक्सपेक्ट अराउंड 5% ऑफ इंटरेस्ट। सो इस तरीके से ओवरनाइट फंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है। So now the second fund is the liquid fund. Here the investment in debt and money market securities with the maturity of up to 91 days only, approximately 3 months की maturity के securities में यहाँ पे investment की जाती है। Invest in fixed income instruments like commercial papers, government securities and treasury bills. Liquid fund invest करती है इन सारे fixed income instruments में। लिक्विड फंड का भी यही बेनिफिट है कि शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मैंने बहुत से लिक्विड फंड में एग्जिट लोड देखा है अप टू 7 डेज का, मतलब इन्वेस्ट करने के 7 दिनों के अंदर अगर आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो कुछ थोड़ा सा आपको एग्जिट लोड लगता है। तो इन्वेस्ट करने के पहले आप चेक कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड एंड UTI लिक्विड फंड। हमारा थर्ड फंड है ultra short duration fund. Here the investment in debt and money market instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 months to 6 months. Now Macaulay duration calculates the weighted average time before a bondholder would receive the bonds cash flows. यहाँ पे जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है और जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है, बॉन्ड का जो कूपन रेट होता है वो और जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट होता है वो, उसके पीवी वैल्यूज के कैलकुलेशन से मैकाले ड्यूरेशन कैलकुलेट किया जाता है। 2 टाइप के ड्यूरेशन होते हैं, मैकाले ड्यूरेशन एंड द मॉडिफाइड ड्यूरेशन। दिस इज नाउ अनदर सेपरेट बिग टॉपिक। सो यहाँ पे आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हायर द मैकडी द इंस्ट्रूमेंट इज मोर एक्सपोज टू द इंटरेस्ट रेट रिस्क. So the conservative investors
with a 3 to 6 month investment horizon find these funds ideal। तो जिनका 3 से 6 महीने होल्ड करना है जिन्हें, और कंजर्वेटिव है बहुत, तो उनके लिए फंड एकदम बढ़िया है। इसके एग्जांपल्स है कुछ: ICICI प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, PGIM इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। नाउ द नेक्स्ट 3 टाइप्स आर लो, शॉर्ट एंड मीडियम ड्यूरेशन फंड्स। इन तीनों को हम साथ में देखते हैं क्योंकि ये बहुत सिमिलर है, इसमें केवल ड्यूरेशन का फर्क है। इन लो ड्यूरेशन फंड द इन्वेस्टमेंट्स इज मेड इन सच इंस्ट्रूमेंट्स that they mature in between 6 months to 12 months. In short duration, this period is changed from 1 year to 3 years, and in medium duration, it is between 3 years to 4 years. So these funds are for the conservative investors with the above mentioned horizon. इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। लो ड्यूरेशन फंड का आदित्य बिरला सन लाइफ लो ड्यूरेशन फंड है। इन्वेस्को इंडिया का ट्रेजरी एडवांटेज फंड है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्को इंडिया शॉर्ट टर्म फंड, SBI शॉर्ट टर्म फंड है। मीडियम ड्यूरेशन में HDFC मीडियम टर्म डेट फंड एंड ICICI प्रूडेंशियल का मीडियम टर्म बॉन्ड फंड। तो इन फंड्स में आपको कितने पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कितने टाइम पीरियड के लिए, उस हिसाब से आप फंड को चूज कर सकते हैं। फंड सेम है, बस इसमें मैच्योरिटी अलग अलग है। ऐसे ही 2 और फंड है, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन में जो मैच्योरिटी का या जो इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन है दैट शुड बी 4 to 7 years, एंड इन लॉन्ग ड्यूरेशन इट शुड बी 7+ years। बोथ फंड्स आर फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में एग्जांपल है आपका एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फंड एंड L&T रिसर्जेंट इंडिया bond fund। In case of long duration fund, the examples are ICICI Prudential Long Term Bond Fund and Nippon India Nivesh Lakshya Fund. Okay? The next is the money market fund। यहाँ पे ऐसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है जिसकी मैच्योरिटी अप टू 1 year है। सो दिस फंड्स आर आइडियल फॉर द इन्वेस्टर जिनका रिस्क टॉलरेंस बहुत कम है और जिनको इन्वेस्टमेंट 1 साल तक की करनी होती है। इसके एग्जाम्पल्स है आपके फ्रैंकलिन इंडिया सेविंग्स फंड and Tata Quant Money Market Fund. The next fund is, or the next type is Dynamic Bond Fund. Dynamic Bond Mutual Fund जो होते हैं, इसमें मैच्योरिटी भी डायनामिक हो सकती है और कंपोजिशन भी। इसमें कुछ कभी शॉर्ट में इन्वेस्ट होगा, कभी लॉन्ग में होगा, कभी मीडियम में होगा, डिपेंडिंग अपॉन द राइज और फॉल इन द इंटरेस्ट रेट। डायनामिक म्यूचुअल फंड में अलग अलग पोर्टफोलियो के एलोकेशन किए जाते हैं ताकि जो इन्वेस्टर हो उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो भी फायदा होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो भी फायदा होना चाहिए। क्योंकि बॉन्ड का बेसिक नियम है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है मार्केट का तो उस बॉन्ड की वैल्यू कम होते जाती है, और अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहा है तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ते जाती है। तो दोनों सिनेरियो में प्रॉफिट होना चाहिए, इसीलिए इसमें डायनेमिक पोर्टफोलियो एलोकेशन किया जाता है और इसीलिए इसे डायनेमिक बॉन्ड फंड कहा जाता है। So the investor should opt for dynamic funds with an investment horizon of around 3 to 5 years. इसका एग्जाम्पल है आपका एक्सिस डायनेमिक बॉन्ड फंड एंड कैनेरा रोबैको डायनेमिक बॉन्ड फंड। The next type is the corporate bond fund. Here the minimum investment in corporate bonds should be 80% of total assets, और वो भी सिर्फ हाईएस्ट रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। बॉन्ड को रेटिंग एजेंसी रेट करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रेटिंग एजेंसी है क्राइसिल, तो वो रेट करती है बॉन्ड को, जैसे वो बॉन्ड AA रेटेड है या AAA रेटेड है या B+, A+, ऐसे अलग अलग रेटिंग्स होती है। ठीक है, तो इसमें जो हाईएस्ट रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है सिर्फ वैसे ही इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होती है। इट गिव्स द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इज दैट इट गिव्स हायर इंटरेस्ट देन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सो ऑफकोर्स गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेम देंगे तो ऑफकोर्स हम लोग गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट से ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, इसलिए लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। इसके एग्जांपल्स है आपके HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एंड आदित्य बिरला सन लाइफ के कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। द नेक्स्ट इज द क्रेडिट रिस्क फंड। डेट म्यूचुअल फंड में जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वो म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ में कुछ कंपनीज के बॉन्ड्स खरीदता है। अब सपोज उस कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया तो उसमें आपके भी पैसे अटक जाएंगे, दैट इज क्रेडिट रिस्क। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दैट शुड बी 65% शुड बी इन बिलो हाईएस्ट रेटेड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हाईएस्ट रेटेड इंस्ट्रूमेंट होगा तो फिर तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हो गया। क्रेडिट रिस्क फंड में बिलो हाईएस्ट रेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो आप पूछेंगे कि
जब हाईएस्ट रेटेड वाला अवेलेबल है तो लोग बिलो हाईएस्ट रेटेड में क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो जैसे आप जानते हैं जितना ज़्यादा रिस्क है तो उतना ज़्यादा रिटर्न है। तो ऐसी जो कंपनीज होती है जिनकी रेटिंग कम होती है वो रिटर्न्स ज़्यादा देती है, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देती है, तो इसीलिए लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। हियर इन्वेस्ट इन लो क्रेडिट क्वालिटी डेट सिक्योरिटीज, दिस फंड्स हैव हायर रिस्क सिंस दे इन्वेस्ट इन लो क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन वो ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इसीलिए लोग क्रेडिट रिस्क फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स है आपके एक्सिस क्रेडिट रिस्क फंड है, एसबीआई क्रेडिट रिस्क फंड है। नेक्स्ट इज द बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। ये बहुत ही पॉपुलर डेट फंड है। इसमें मिनिमम 80% का इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज वन ऑफ द सेफेस्ट फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एज दे आर गवर्नमेंट बैक्ड कंपनीज। गवर्नमेंट का बैकिंग होता है इसको, इसलिए काफी सेफ माना जाता है। एक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयू फंड है, कोटक बैंकिंग एंड पीएसयू फंड भी मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट टू आर गिल्ट फंड एंड गिल्ट फंड विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन। ये दोनों में 80% इन्वेस्टमेंट कम से कम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होना चाहिए। गिल्ट फंड में लॉक इन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन गिल्ट फंड विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन में आपको 10 ईयर्स का लॉक इन मिलेगा, उसका नाम ही बता देता है ये। इसके कुछ एग्जांपल्स है, एसबीआई मैग्नम गिल्ट फंड एंड एबीएसएल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, एंड 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन वाला जो है दैट इज डीएसपी 10 ईयर गिल्ट फंड एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैच्योरिटी गिल्ट फंड। हमारा जो लास्ट सब टाइप है दैट इज फ्लोटर फंड। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जाती है फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में, वो भी 65%। फ्लोटर डेट फंड्स कैन हैव आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी पीरियड, ये डिपेंड करता है। इसके एग्जांपल्स है आपका निप्पॉन इंडिया फ्लोटिंग रेट फंड एंड यूटीआई फ्लोटर रेट फंड। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, पैसा सेव कर सकते हैं और इन्वेस्ट करके उसको बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। अब हम चलते हैं टैक्सेशन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ। तो अब इसमें भी आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है। दो ऑप्शंस है इसमें, या तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज्यादा होगा या पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से कम होगा। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज्यादा है तो फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और उसे निकाला जाता है सेल अमाउंट माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है हम देखते हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज परचेज कॉस्ट multiplied by cost inflation index of the year in which the units are sold divided by cost inflation index of the year in which units were purchased or of 2001 whichever is later। तो इससे क्या होता है कि जो परचेज कॉस्ट है उसको जो इन्फ्लेशन है, महंगाई का दर है, उससे एडजस्ट करके इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को निकाला जाता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का चार्ट है उसकी लिंक दे दूंगा। सो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप गेन निकालेंगे सेल अमाउंट माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, और जो अमाउंट आएगी उस पर आपको 20% टैक्स भर देना है। और अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से कम है तो दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वो निकालते हैं हम सिंपली सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, क्योंकि इसमें इंडेक्सेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो यहाँ पे आपको टैक्स भी लगेगा एज पर दी स्लैब रेट। ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और जो टोटल इनकम है वो स्लैब रेट के हिसाब से उस पर टैक्स आपको पे कर देना है। ये सिनेरियो को हम एग्जाम्पल की हेल्प से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, जहाँ पे डेट ऑफ परचेज है 21 मई 2012 और हमने टोटल इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख रुपीज़ की। इसे सेल किया है हमने 21 मई 2020 को और हमें सेल करने के बाद जो अमाउंट मिली है वो है 2 लाख रुपए। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2012-13 का 200 है और 2021 का 301 है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे परचेज 2012 में और सेल 2020 में, तो 8 साल बाद बेचा है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज्यादा है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मूला है आपका सेल प्रोसीड्स माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सेल प्रोसीड्स तो 2 लाख रुपीज है और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम निकालते हैं परचेज कॉस्ट दैट इज 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल, मतलब 2021 का CII वो है 301।
divided by cost inflation index of the year in which the investment was purchased, that is 2012-13. तो उसका सी आया है आपका 301. तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप LTCG निकालेंगे तो वो आएगा 49,500 रुपीज. तो इस पे आपको 20% टैक्स पे करना है, दैट इज 9,900. एक और एग्जांपल लेते हैं हम. डेट ऑफ परचेज सेम है, सॉरी डेट ऑफ परचेज यहाँ पे 21 मई 2018 है. डेट ऑफ सेल 21 मई 2020 है. एक्विजिशन 1 लाख में किया था, बेचने के बाद अमाउंट मिली 1,20,000 और दोनों ईयर का आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है. पर अब ये आप जैसे देख सकते हैं आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग सिर्फ 2 साल का है, 36 महीनों से कम है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का सिंपल फॉर्मूला है सेल माइनस परचेस. आपका सेलिंग प्राइस आ गया 1,20,000, कॉस्ट है 1 लाख, तो आपको गेन हो गया 20,000 का. इस पे आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स भरना है. ये आपके इनकम में ऐड हो जाएगा और जो भी स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स आएगा वो पे कर देना है. सो दिस वाज टैक्सेशन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स. अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट इनकम है म्यूचुअल फंड में. अगर म्यूचुअल फंड को आप सेल करते हो तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन से जो प्रॉफिट होता है वो तो होता ही है, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली डिविडेंड ऑप्शन ऑप्ट किया है म्यूचुअल फंड परचेस करते समय, जैसे आप जानते हैं आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, ये एक ग्रोथ ऑप्शन होता है, दूसरा होता है आपका डिविडेंड ऑप्शन. तो ग्रोथ ऑप्शन में तो आपको केवल कैपिटल एप्रिसिएशन का ही बेनिफिट होता है, लेकिन डिविडेंड ऑप्शन में आपको 2 टाइप्स की इनकम होती है. कैपिटल एप्रिसिएशन होता है और दूसरा म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको डिविडेंड पे करती है. तो 31 मार्च 2020 तक आपको जो भी डिविडेंड मिला है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट टैक्स फ्री था, एग्जेम्प्ट था. लेकिन फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 आपको जो भी डिविडेंड दिया जाएगा वो टैक्सेबल होगा, वो आपके टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा और फिर आपके स्लैब रेट के अनुसार उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा. नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. सबसे पहला गोल्स, इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, सिलेक्ट द फंड अकॉर्डिंगली. आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को आप पहचानिए और उसी हिसाब से फंड सिलेक्ट कीजिए. आपके ऑब्जेक्टिव और फंड के ऑब्जेक्टिव में मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे. सेकेंड, रिटर्न्स. आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स डेट फंड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ओनली फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स एंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इट इज ऑल्सो यूज फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड कैपिटल प्रोटेक्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो. यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकम आपको नहीं हो सकती क्योंकि ये काफ़ी सेफ होते हैं, इसमें मार्केट का रिस्क नहीं होता. और डेट फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो चेक कीजिए उस फंड का कि आप जिस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डाइवर्सिफाई तरीके से उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. किसी एक ही कंपनी के कमर्शियल पेपर्स या किसी 2 ही कंपनी के कमर्शियल पेपर्स में ऐसा इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स या कमर्शियल पेपर्स में ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए. इससे क्रेडिट रिस्क बहुत बढ़ जाता है. इन्वेस्टमेंट बहुत डाइवर्सिफाई तरीके से किया जाना चाहिए. तो इन चीज़ों का आप 3 चीज़ों का ध्यान रखिए एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग. सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप सबको ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा. आपको बहुत सारे नए टाइप्स के डेट म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज मिली होगी. अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा है तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए. और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन में ऑल ऑप्शन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे. सो दिस वाज देवेश signing off. See you in the next video. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.